गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष रूठैया क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस के पार्ट 3 के बारे में देखेंगे और इसमें हम जो है टॉप 30 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करेंगे, जो कि आपके किसी भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप जो है बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उसमें भी जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, यूपी बोर्ड्स हो गया, इन सब के इनमें जो है इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन में आपके है एंडोस्पर्म, भ्रूण, मूलांकुर या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा एंडोस्पर्म। ठीक है, यानी कि द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले जो ऊतक का नाम है वो है आपका एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आपका एंजियोस्पर्म में निषेचन उपरांत बीज कवच बनता है। जब निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जो हमारा बीज कवच यानी बीज के ऊपर जो आवरण होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ठीक है, तो ये जो आपका बनता है अध्यावरण, यानी कि जो हमारी आउटर लेयर्स होती हैं उनके द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो अध्यावरण से होगा। अगला प्रश्न है आपका, निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? यानी किसी भी पौधे में अगर निषेचन या अर्थात हमारा आपका जो है फर्टिलाइजेशन जब होता है तो कोई भी पुष्प का वह कौन सा भाग होता है जो फल में कन्वर्ट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अंडाशय, या इसी को हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, ओवरी। तो ओवरी जो होती है ये है हमारा फल में कन्वर्ट, यानी फ्रूट जो है वो ओवरी अंडाशय के द्वारा बना होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? यानी अगर हम किसी भी फ्लावर की बात करते हैं तो उसमें हमारा स्त्री केसर और पुंकेसर होता है। तो स्त्री केसर में हमारे कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें वर्तिका, अग्रवर्तिका, अंडाशय, ठीक है, और अंडबीजांड, तो ये अलग है। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर स्त्री केसर की बात करें तो सबसे ऊपरी जो होता है वो हमारा वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, उसके बाद अंडाशय होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्तिका, यानी जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वर्तिका। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? ऑप्शन है आपके प्लेनेरिया, हाइड्रा, लेशमेनिया या इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा है कि जब रिप्रोडक्शन देखते हैं तो जो हाइड्रा है, हाइड्रा हमारा फिलेंट्रेट्स फाइलम का एनिमल्स होता है, इसमें जो अलिंगी जनन हो यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हाइड्रा में होता है मुकुलन के द्वारा, जिसमें एक छोटा सा आपका अगर हम हाइड्रा की बात करें तो जो है ये कुछ इस टाइप का रहता है, इसमें कुछ इसके टेंटिकल्स होते हैं। और जब मुकुलन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा बड लाइक स्ट्रक्चर बनता है और यही जो है अलग से बड टूट के फिर से जो है नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 6, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पराग नली में नर युग्मक की जो संख्या होती है वो 1 होती है, यानी सिंगल होती है। अगला प्रश्न है, मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। तो मादा लिंग हार्मोन्स कौन सा? यानी कि फीमेल्स में जो हार्मोन्स होता है लिंग हार्मोन्स रिप्रोडक्शन के समय जो सिक्रीशन होता है जिसका, उस हार्मोन्स को हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। और जो एंड्रोजन होता है ये हमारा मेल में पाया जाता है। मेल यानी कि जो है जो नर होते हैं उनमें एंड्रोजन पाया जाता है और एस्ट्रोजन हमारा जो है ये फीमेल्स में पाया जाता है। इंसुलिन जो है ये हमारे बॉडी की प्रोसेस यानी बॉडी का जो हमारा हार्मोन्स होता है पैंक्रियाज के थ्रू जो है इसका निर्माण होता है, जो शुगर मैनेजमेंट में ये वर्क करता है। अगला प्रश्न है आपका, अनुवांशिकता के जनक हैं। अनुवांशिकता यानी कि हमारा जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स के जनक की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्लियर हो सही है। ठीक है, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, टी एच मॉर्गन ने अपना आनुवंशिक प्रयोग
किस पर किया था, यानी जो आपके ये जीव दिए हैं इनमें से किस पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ऑप्शन है आपके घरेलू मक्खी, बालू मक्खी, फल मक्खी या सीसी मक्खी। तो इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका थर्ड, फल मक्खी, ठीक है। यानी फल मक्खी में जो है इन्होंने एक टी.एच. मॉर्गन ने अपना अनुवांशिकी का प्रयोग किया था फल मक्खी में। नेक्स्ट है केंद्रक बना होता है, न्यूक्लियस हमारा किस चीज़ का बना होता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी न्यूक्लियस यानी न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं उसमें और हमारा प्रोटीन भी होता है, यानी जो हमारे ठीक है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के द्वारा जो है केंद्रक का निर्माण होता है। अगला प्रश्न 11, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोजोम्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्रोमोजोम किस चीज़ के बने होते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 डीएनए और प्रोटीन। जो हमारा क्रोमोजोम्स बना होता है वो डीएनए और प्रोटीन के द्वारा बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट पेप्टाइड बांड, दूसरा आपका संयोजी बंध, तीसरा ग्लाइकोसिडिक बंध या हाइड्रोजन बंध। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा डीएनए के दो फिलामेंट्स जो होते हैं तंतु वो आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न आपका जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, यानी जीन जो शब्द है उस शब्द का सबसे पहले जिन्होंने उपयोग किया था वो थे आपके जॉनसन, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सेकंड नंबर। अगला प्रश्न है आपका विषाणु किससे बने होते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे हमारे, तो विषाणु जो हमारे होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन्स यानी इनका एक डीएनए इनमें भी होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक। और साथ में साथ प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 15, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, विषाणु जो है न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो सेम क्वेश्चन ये आई थिंक रिपीट हो गया है, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो विषाणु, यानी जो विषाणु होते हैं वो हमारे न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका होगा। उसके बाद जैविक घटकों में आते हैं, जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स। ये हमारा इकोसिस्टम वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें है आपका, जिसमें आपका उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, उत्पादक, उपभोक्ताएं, अपघटक या उत्पादक। तो अगर हम किसी भी बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जैविक घटक की बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। ये तीनों जो होते हैं ये हमारे जैविक होते हैं, यानी सजीव होते हैं। तो इसलिए इनको जो है हम जैविक घटक में कहते हैं, ठीक। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर और कंपोजर, इसके बाद जो है आपके डीकम्पोजर, ठीक है। ये आपकी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 17, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है। तो ये जो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये हमारा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गद्देदार फोम, ठीक है, तो इन सब में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। हम सभी जानते हैं, नॉर्मली हम जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव जब CO2 की परसेंटेज बढ़ती है, ठीक है, या इसको हम ग्लोबल वार्मिंग के भी नाम से जानते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में हमारा जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वायुमंडलीय CO2, SO2 तथा CH4, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये तीनों जब बढ़ती हैं तो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, ठीक है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपका ओजोन का अपक्षय होता है, यानी ओजोन क्षरण, ठीक है। ओजोन अपक्षयन किसके द्वारा होता है। तो इसमें जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो रहा है
ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारे ओजोन लेयर को नष्ट करता है। हाँ, और जो ओजोन लेयर होती है इसको मापने के लिए जिस यूनिट का हम उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं डाप्सन। ठीक है, यानी ओजोन लेयर ओजोन क्षण को मापने के लिए जो यूनिट है वो हमारी डाप्सन कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसमें अगर हम देखें तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, यानी कि जब भी इसके सामने कोई भी वस्तु रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा होगा और आभासी होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो हम लोगों ने जो है आपके मिरर वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है फोकस दूरी हमेशा जो हमारी वक्रता त्रिज्या की जस्ट हाफ होती है। ठीक है, यानी कि F इक्वल टू क्या था 2 F इक्वल टू जो होता है वो हमारा सेंट्री ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसका जस्ट हाफ होता है, तो C/2 हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो F होता है F इक्वल टू C/2 सेंट्री ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है। तो इस बेस पे हम देखें तो जो हमारी वक्रता त्रिज्या होगी वो जो है 12 का जस्ट डबल अर्थात 24 सेंटीमीटर, यानी जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 24 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 22, न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो लाल रंग के लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर या ध्रुव व फोकस के बीच या फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच या फिर वक्रता केंद्र के पीछे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ध्रुव व फोकस के पीछे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है। अगला प्रश्न, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम किसमें होता है। तो बैगनी रंग के लिए जो है हमारा कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा। तो उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी व सीधा बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। समझ गए बालक। अगला प्रश्न है आपका, यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तब आप अपवर्तित किरण विचलित होती है। तो इसमें से हम अगर देखें 42 है, 42 भाई हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट जब क्या था आपका परावर्तन की जब नियम हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें जो है इंसिडेंट रेज या रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है तो इनके बीच का जो एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रेज तथा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ आपतन कोण या अपवर्तन कोण ये दोनों जो है सेम होते हैं। तो आपतन कोण हमारा 42 डिग्री है जबकि अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो हमारा आ रहा है 42 में आप 30 माइनस कर दोगे तो 12। ठीक है, तो जो 12 डिग्री है वो विचलित हो जा रहा है, जो लाइट आ रही है वो 12 डिग्री जो है विचलित हो जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 डिग्री यानी 12 डिग्री जो है वो अपने माध्यम से जो है विचलित हो जा रही है। अगला क्वेश्चन, क्रांतिक कोण का अधिकतम मान होता है। क्रांतिक कोण का अधिकतम मान किस रंग में होता है। तो बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण जो है सबसे अधिकतम होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का अधिकतम मान होता है।
अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, वह कौन सा दर्पण है बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो समतल दर्पण अथवा उत्तल दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट होगा, समतल अथवा उत्तल दर्पण से आप जो है प्रतिबिंब को सदैव सीधा देख सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता +1d है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो जो होगा आपका 100 सेंटीमीटर होगा, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना। ये रहे हमारे 30 साइंस के क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इस क्वेश्चंस उसमें भी आपकी ये साइंस जो है काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप लोग जो है इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए मनीष रुढ़िया क्लासेस के साथ। जय हिंद।